नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सामने है 17 जून 2025 करंट अफेयर्स विश्लेषण दस्तावेज और आज हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो न सिर्फ परीक्षा के लिए अहम हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया और देश में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उन्हें भी दर्शाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि भू राजनीति से लेकर भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तकनीक और पर्यावरण तक हर जरूरी पहलू को गहराई से समझें। बिल्कुल, ताकि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर मिल सके। तो कहाँ से शुरू करें? लगता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी कुछ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले पश्चिमी एशिया चलते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, वो एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ऐसा लग रहा है। जी, ये बात तब सिर्फ शैडो वॉर यानी कि पर्दे के पीछे की लड़ाई तक सीमित नहीं रही। अब ये सीधा सैन्य टकराव मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रूप ले चुका है। हाँ, मतलब पहले तो ये होता था कि एक दूसरे के सहयोगियों को या हितों को निशाना बनाया जाता था, सीधे तौर पर नहीं। एग्जैक्टली। पर हाल की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किसी इजरायली हमले में एक बहुत सीनियर ईरानी कमांडर की मौत हुई है और इससे पहले भी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर हमले हुए थे। ओह अच्छा, तो ये तनाव एकदम से बढ़ गया है। सूत्र 3 में हताहतों की संख्या भी बताई गई है। ईरान के 224 और इजराइल के 24। ये तो काफी गंभीर आंकड़े हैं। जी हाँ, ये स्थिति गंभीर है और इसके पीछे की वजह, जैसा कि सूत्र 6 इशारा कर रहा है, शायद इजराइल की एक तरह की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रणनीति है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब खतरा महसूस होने पर पहले ही हमला कर देना। ऐसा लगता है कि इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके जो सहयोगी देशों का नेटवर्क है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी कमजोरी के बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिली थी। अच्छा, तो ये एक सोची समझी कार्रवाई हो सकती है इजराइल की तरफ से। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। और इस सीधी टक्कर ने ना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरह से कहें तो भारत एक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। रस्सी पर कैसे? देखिए, भारत के रिश्ते तेहरान यानी ईरान और तेल अवीव यानी इजराइल दोनों से ही बहुत मजबूत हैं और स्वतंत्र भी हैं। हम किसी एक के पक्ष में नहीं हैं। हाँ, ये तो भारत की पारंपरिक विदेश नीति रही है, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। बिल्कुल, लेकिन अब इस स्वायत्तता पर दबाव बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने 13 जून को बयान भी दिया था, जिसमें गहरी चिंता जताई गई, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति से हल निकालने की अपील की गई। ये भी कहा कि दोनों देशों से हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात हुई है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के बयान वाली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ ने एक बयान जारी किया जिसमें इजरायली हमलों की निंदा की गई थी, लेकिन भारत ने खुद को उस बयान से अलग कर लिया। मतलब भारत ने निंदा नहीं की। विदेश मंत्रालय का कहना था कि भारत ने उन चर्चाओं में भाग नहीं लिया जिनमें ये बयान तैयार हुआ। ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारत किसी एक खेमे में नहीं दिखना चाहता और अपनी स्वतंत्र लाइन बनाए रखना चाहता है। ये तो अपनी स्वायत्तता का एक बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत के हित दोनों तरफ जुड़े हैं। ईरान हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, चाबहार बंदरगाह का प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ इजराइल रक्षा क्षेत्र में और हाई टेक्नोलॉजी में हमारा बड़ा पार्टनर है। तो ये हितों का टकराव तो है। जी, और ये टकराव अब और गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी देखें तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा, क्या वो हस्तक्षेप करेगा, ये सब देखना होगा। G7 के एजेंडे पर भी ये मुद्दा है। रूस और तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। और इसका आर्थिक असर वो तो बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा तो ऊर्जा सुरक्षा को है। होर्मुज जलडंहू मध्य, जहां से दुनिया का काफी तेल गुजरता है, वो इसी क्षेत्र में है। हाँ, अगर वहां कोई गड़बड़ी हुई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। माल ढुलाई, शिपिंग का बीमा, ये सब महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा, आयात महंगा होगा और यहाँ घरेलू महंगाई भी बढ़ सकती है। ओह, तो ये संघर्ष सिर्फ उन दो देशों के बीच नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया और खासकर भारत पर पड़ सकता है। निश्चित रूप से। अब इसी वैश्विक मंच से जुड़ी एक और खबर पर आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। हाँ, FATF का नाम तो अक्सर सुनते हैं, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में। बिल्कुल। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसकी FATF ने भी निंदा की। अब भारत इस हमले को आधार बनाकर पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान तो कुछ समय पहले ही ग्रे लिस्ट से बाहर आया था ना? हाँ, अक्टूबर 2022 में। वो जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो ये FATF है क्या असल में,
और ये लिस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए नियम बनाती है और देशों पर नजर रखती है। इसकी करीब 40 सिफारिशें हैं जो देशों को माननी होती हैं। और ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है? FATF की 2 मुख्य सूचियां हैं। एक है ग्रे लिस्ट, जिसे तकनीकी रूप से जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें वो देश होते हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग AML और टेरर फाइनेंसिंग CFT रोकने के सिस्टम में कमियां होती हैं, लेकिन वो देश इन कमियों को दूर करने का वादा करते हैं। इन पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। और इसका असर क्या होता है ग्रे लिस्ट में आने का? असर काफी होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या ADB से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कतें आती हैं। देश की आर्थिक साख पर बट्टा लगता है। और ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट, जिसे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन कहते हैं, उसमें वो देश आते हैं जिनमें बहुत ही गंभीर रणनीतिक कमियां होती हैं और वो सुधार के लिए तैयार नहीं दिखते। इन पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे ईरान और उत्तर कोरिया इस लिस्ट में है। तो भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान वापस ग्रे लिस्ट में चला जाए। जी। भारत का तर्क ये है कि पाकिस्तान ने आतंकी समूहों के खिलाफ, जैसा कि FATF चाहता है, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई, क्रेडिबल एंड इरिवर्सिबल एक्शन नहीं की है। पहलगाम हमला इसका सबसे ताज़ा सबूत है, ऐसा भारत का मानना है। पाकिस्तान ने पिछली बार ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या किया था? हाफिज सईद जैसे कुछ आतंकियों पर कार्रवाई की थी शायद। हाँ, कुछ कार्रवाइयां हुई थीं जिसके आधार पर अक्टूबर 2022 में उसे लिस्ट से हटा दिया गया था। पर भारत का स्टैंड है कि वो कार्रवाई पर्याप्त और स्थायी नहीं थी। रणनीति यही है कि ग्रे लिस्टिंग के आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया जाए ताकि पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दबाव बने। समझ गए। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। अब जरा देश के अंदर की अहम खबरों पर आते हैं। जनगणना को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। हाँ, 16वीं जनगणना, जो असल में 2021 में होनी थी पर कोविड की वजह से टल गई थी, अब 2027 में होगी। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है 2027 में। अच्छा। और इसमें क्या खास है इस बार? कई चीजें खास हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, मतलब कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। मोबाइल ऐप और एक सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा। करीब 3.4 मिलियन यानी 34 लाख प्रगणक इन्यूमरेटर्स इसमें लगेंगे। पूरी तरह डिजिटल, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, इसके 2 चरण होंगे। पहले हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO और फिर जनसंख्या गणना PE। रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 होगी, लेकिन जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ 1 अक्टूबर 2026 होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जाति आधारित गणना का मुद्दा। क्या वो भी इसमें शामिल है? हाँ, और यही इस जनगणना का शायद सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। सरकार ने घोषणा की है कि इस बार जाति आधारित डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। जाति आधारित डेटा, ये तो बहुत सालों से मांग चल रही थी। बिल्कुल। आखिरी बार व्यापक जाति गणना 1931 में हुई थी, ब्रिटिश काल में। उसके बाद से स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुई। कई राजनीतिक दल, खासकर क्षेत्रीय दल, इसकी मांग करते रहे हैं। तो इसका क्या महत्व होगा? क्यों ये इतना बड़ा कदम माना जा रहा है? देखिए, इसके कई आयाम हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें आज के समय में विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इसका एक सटीक और समकालीन डेटा मिलेगा। अभी तक हम पुराने डेटा या अंदाजों पर निर्भर थे। हाँ, ये तो जरूरी है योजनाओं को सही ढंग से बनाने के लिए। बिल्कुल। इससे सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यवाही यानी आरक्षण जैसी नीतियों पर जो बहस है, उसे एक नई दिशा मिलेगी। हो सकता है आरक्षण नीतियों का फिर से मूल्यांकन हो, जैसे OBC के अंदर उप वर्गीकरण या सब कैटेगराइजेशन की बात चलती है, या इंदिरा साहनी केस में जो 50% आरक्षण की सीमा तय हुई थी, उस पर फिर से बहस छिड़ सकती है। लेकिन क्या इससे जाति आधारित राजनीति और ज्यादा नहीं बढ़ेगी? ये एक बहुत बड़ा डर और चिंता का विषय है। जहां एक तरफ ये डेटा आधारित नीतियां बनाने में मदद करेगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी संभव है कि पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ज्यादा तीव्र हो जाए और समाज में विभाजन बढ़े। ये एक दोधारी तलवार है। हाँ, इसके अलावा जनगणना में और क्या नया है? कुछ नए संकेतक भी जोड़े गए हैं, जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग कितना है, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं प्रवासन के कारण, और इसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले विस्थापन को भी शामिल किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी पहचान के स्पष्ट विकल्प होंगे। ये तो काफी व्यापक लग रही है। चलिए अब एक और घरेलू मुद्दे पर आते हैं जो बहुत चिंताजनक है, हमारी न्यायपालिका में लंबित मामले। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जो सालों से चली आ रही है। 5 करोड़ से ज्यादा मामले,
सोचिए कितने लोगों का न्याय अटका पड़ा है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। और आमतौर पर यही सुनने में आता है कि जजों की कमी है, कोर्ट-रूम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। हाँ, ये बातें सही हैं, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। एक दिलचस्प विश्लेषण जो सूत्र 29 में है, वो ये कहता है कि समस्या सिर्फ संसाधनों की कमी की नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के अंदर, खासकर निचली अदालतों में, शासन की कमी या गवर्नेंस डेफिसिट की है। शासन की कमी न्यायपालिका के अंदर, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, तर्क ये है कि 1980s के दशक से लेकर अब तक जिला न्यायपालिका में जजों की स्वीकृत संख्या, सैंक्शन स्ट्रेंथ लगभग 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, देरी कम नहीं हो रही। तो सवाल उठता है कि क्यों? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर जज बढ़े तो काम तेजी से होना चाहिए था। विश्लेषण कहता है कि इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं जो शासन की कमी को दर्शाते हैं। पहला है जिला जजों पर हाई कोर्ट का जो अनुशासनात्मक नियंत्रण है, डिसिप्लिनरी कंट्रोल, उसका अपारदर्शी होना। मतलब ये कि कई बार जिला जजों के खिलाफ जांच या कार्रवाई उन चीजों के लिए होती हैं जो शायद सिर्फ कानूनी त्रुटियां हों, जैसे कि किसी मुश्किल केस में जमानत दे देना। इससे जजों में एक डर का माहौल बनता है कि कहीं कड़ा फैसला लेने पर उनके करियर पर आंच ना आ जाए। ये उनकी न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से समझौता करता है। ओह, ये तो गंभीर बात है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है जजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का तरीका। अभी एक यूनिट आधारित सिस्टम है जिसमें हर तरह के केस को निपटाने के लिए लगभग एक जैसे यूनिट मिलते हैं। इससे जजों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो आसान मामलों को जल्दी निपटाएं ताकि उनकी यूनिट्स बढ़े। तो मुश्किल और जटिल मामले? वो टलते रहते हैं क्योंकि उनमें समय ज्यादा लगता है और यूनिट उतने ही मिलते हैं, तो जज उन्हें उठाने से कतराते हैं। इसी को विश्लेषण में घूमने वाला डॉकेट, रिवॉल्विंग डॉकेट कहा गया है। मुश्किल केस बस एक तारीख से दूसरी तारीख पर घूमते रहते हैं, उनका निपटारा नहीं होता और किसकी जवाबदेही है ये तय करना भी मुश्किल हो जाता है। बाप रे, मतलब सिस्टम ही ऐसा बना है कि मुश्किल केस अटके रहें। हाँ, ये तर्क दिया गया है। बेशक बाकी कारण भी हैं, जैसे बार बार स्थगन लेना, पुरानी प्रक्रियाएं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी योगदान करते हैं। लेकिन ये शासन की कमी वाला एंगल एक नया दृष्टिकोण देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, कुछ और शासन संबंधी मुद्दे भी थे शायद, संक्षेप में? हाँ, 2 छोटे पॉइंट्स थे। एक तो राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो बहस चलती रहती है, खासकर तमिलनाडु और केरल के संदर्भ में, कैसे राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करते हैं, जिससे चुनी हुई राज्य सरकारों के काम में बाधा आती है और संघीय ढांचे पर सवाल उठते हैं। हाँ, ये मुद्दा तो अक्सर खबरों में रहता है। और दूसरा दूरसंचार नियामक TRI से जुड़ा है। TRI ने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स कितना शुल्क ले सकते हैं, इस पर एक सीमा लगा दी है ताकि आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जा सके। अच्छा, चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। वहां क्या चल रहा है? अर्थव्यवस्था की तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। घरेलू संकेतक ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन बाहरी झटकों, खासकर भू राजनीतिक तनावों का खतरा बना हुआ है। कुछ लोग इसे 2 अर्थव्यवस्थाओं की कहानी भी कहते हैं। 2 अर्थव्यवस्थाओं की कहानी? मतलब शायद कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं, या अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। खैर, ताज़ा आंकड़ों पर आते हैं। मई 2025 के व्यापार के आंकड़े आए हैं। हाँ, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट एक अहम सूचक होता है। क्या हुआ उसमें? अच्छी खबर यह है कि मई में व्यापार घटा थोड़ा कम हुआ है। ये 21.88 बिलियन रहा, जबकि अप्रैल में ये 26.42 बिलियन था। तो ये तो राहत की बात है। घाटा कम हुआ मतलब हमारे आयात और निर्यात के बीच का अंतर कम हुआ है। मई में हमारा आयात $60.61 बिलियन रहा, जो पिछले साल मई के मुकाबले 1.7% कम है, और हमारा निर्यात $38.73 बिलियन रहा, जो 2.2% कम है। तो घाटा इसलिए कम हुआ क्योंकि आयात ज्यादा घटा है निर्यात के मुकाबले। निर्यात भी तो घटा ही है। हाँ, निर्यात भी घटा है, ये चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर को देखें तो वहाँ हमारा प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। अनुमान है कि मई में सेवा अधिशेष, सर्विसेज सरप्लस, $15.25 बिलियन रहा। तो अगर हम वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिला दें तो कुल व्यापार घाटा सिर्फ $6.62 बिलियन रह जाता है। अच्छा, ये तस्वीर थोड़ी बेहतर है। कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं निर्यात में? इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले साल के मुकाबले 54% बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में भी वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए हैं, उसके बावजूद अमेरिका को हमारा निर्यात बढ़ा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये स्थिरता बनी रहेगी?
यहीं पे वो बाहरी झटकों वाली बात आ जाती है। ये जो सकारात्मक तस्वीर है ये काफी हद तक वैश्विक ऊर्जा की कीमतों पर निर्भर करती है। अगर मध्य पूर्व में इजराइल ईरान संघर्ष बढ़ता है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कोई बाधा आती है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और हमारा व्यापार घाटा फिर से बढ़ जाएगा, आयातित महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव आएगा, तो अर्थव्यवस्था की ये नाजुकता बनी हुई है। अर्थव्यवस्था से जुड़े एक और खबर थोक महंगाई दर को लेकर है। जी हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन्फ्लेशन, यहां भी एक राहत भरी खबर है। मई 2025 में WPI महंगाई दर गिरकर 0.39% पर आ गई है, जो पिछले 14 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल में ये 0.85% थी। 0.39%, ये तो काफी कम है। क्यों गिरी है इतनी? इसके पीछे मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में कमी है। WPI खाद्य महंगाई दर फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 1.7% रही, जो 19 महीनों का निचला स्तर है। सब्जियों की कीमतों में तो काफी गिरावट आई, -21.62%। दालें, आलू, प्याज भी सस्ते हुए हैं। अच्छा, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। और ईंधन? ईंधन और बिजली वाला जो ग्रुप है उसमें तो डिफ्लेशन है, मतलब कीमतें गिरी हैं, -2.27%। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनका WPI में सबसे ज्यादा वजन होता है? निर्मित उत्पादों की महंगाई दर भी नरम होकर 2.04% पर आ गई। इसका मतलब है कि उद्योगों के लिए जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कच्चा माल वगैरह खरीदने का खर्चा, उसका दबाव कम हो रहा है। तो इसका अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है, WPI का कम होना? इसके कई सकारात्मक संकेत हैं। देखिए, WPI कम हो रही है और हमने पहले देखा था कि उपभोक्ता महंगाई दर CPI भी मई में 2.82% पर आ गई थी, जो काफी नियंत्रण में है। दोनों तरह की महंगाई कम होने से भारतीय रिजर्व बैंक RBI को थोड़ी राहत मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में वो ब्याज दरें घटाने पर विचार करें। हाँ, अगर महंगाई काबू में है तो RBI के पास गुंजाइश बनती है। बिल्कुल, और कंपनियों के लिए भी अच्छा है। अगर इनपुट कॉस्ट कम होगी तो उनके मुनाफे का मार्जिन बेहतर हो सकता है। मॉनसून का पूर्वानुमान भी अभी तक तो ठीक लग रहा है, जिससे खाद्य महंगाई और कम होने की उम्मीद है। हालांकि मॉनसून का वितरण कैसा रहता है ये देखना होगा। सही कहा, मॉनसून का समय पर और सही मात्रा में आना बहुत जरूरी है। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ विरोधाभासी सी चीजें दिख रही हैं। हाँ, बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बड़ी बड़ी चेतावनी आ रही हैं कि ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है, और दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा जैसी स्थापित तकनीक है जिसमें हम खुद ही बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि तकनीक का भविष्य सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि हमारे शासन, नियमन और हमारी पसंद पर निर्भर करता है। बिल्कुल। पहले AI की बात करते हैं। डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां दी हैं। हाँ, उनका नाम तो काफी सुना है। उन्होंने गूगल से इस्तीफा भी दे दिया था शायद इसी मुद्दे पर। जी हाँ, वो AI के संभावित खतरों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कई तरह के जोखिम गिनाए हैं। क्या क्या जोखिम है उनके अनुसार? पहला तो है सामाजिक आर्थिक व्यवधान, सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन, मतलब बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं, खासकर वो जिनमें नियमित बौद्धिक कार्य, रूटीन इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, जैसे कानून के कुछ काम, ग्राहक सेवा, कोडिंग वगैरह। हाँ, ये डर तो बहुत लोगों को है। इससे समाज में असमानता और बढ़ सकती है। हिंटन ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि शायद हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI के बारे में सोचना पड़े। UBI मतलब सबको एक न्यूनतम आय देना। हाँ, दूसरा बड़ा खतरा है AI का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल, मैलिशियस यूज, जैसे ज्यादा खतरनाक साइबर हमले करना, नए तरह के बायो वेपन डिजाइन करना, या फिर स्वायत्त हथियार प्रणाली यानी किलर रोबोट्स बनाना जो बिना इंसानी दखल के फैसला ले सकें। किलर रोबोट्स, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। पर यह हकीकत बन सकता है। इसके अलावा AI का इस्तेमाल हाइपर टारगेटेड राजनीतिक प्रचार के लिए हो सकता है, जिससे चुनावों में हेरफेर किया जा सके और लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। ये तो बहुत डरावना है। और क्या कोई और भी खतरा है? सबसे बड़ा खतरा, जिससे वो अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल रिस्क कहते हैं, हिंटन का मानना है कि AI जिस तेजी से सीख रहा है वो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा कुशल होता जा रहा है, और AI सिस्टम आपस में ज्ञान साझा कर सकते हैं, जिसे वो डिजिटल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इससे खतरा क्या है? खतरा ये है कि अगर AI हमसे ज्यादा बुद्धिमान यानी सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो हो सकता है उसके लक्ष्य हमसे अलग हों, और तब वो या तो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है या शायद हमें खत्म भी कर सकता है। खत्म कर सकता है? हिंटन ने इसका अनुमान 10 से 20% लगाया है कि AI मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। 10 से 20%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ,
इसीलिए वो वैज्ञानिकों और बड़ी टेक कंपनियों की जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं। वो आलोचना कर रहे हैं कि ये कंपनियां एक एआई हथियारों की दौड़ में लगी हैं, सुरक्षा के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दे रही हैं और रेगुलेशन के खिलाफ लॉबिंग कर रही हैं। ये तो नैतिक सवाल भी खड़े करता है, हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी जुड़ता है। नैतिकता और मानव इंटरफेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिल्कुल। तो एक तरफ ये एआई का अनियंत्रित भविष्य है और दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा, जहां हमने खुद नियम बनाकर प्रगति रोक रखी है। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है भारत के परमाणु दायित्व कानून का। भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाना चाहता है क्योंकि ये हमारी स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन हमारा अपना कानून सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010 इसमें एक बाधा बन रहा है। CLNDA 2010, इसमें क्या दिक्कत है? इस कानून में कुछ प्रावधान हैं, कुछ अस्पष्टताएं हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रुका हुआ है। जैसे जैतापुर में फ्रांस की कंपनी EDF के साथ जो प्रोजेक्ट है वो इसी वजह से अटका पड़ा है। अच्छा, क्या है वो प्रावधान? ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों से अलग कैसे हैं? देखिए, दुनिया भर में परमाणु दुर्घटना की स्थिति में देनदारी के लिए कन्वेंशन है, जिसे कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन CSC कहते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। ज्यादातर देश इसी के हिसाब से चलते हैं। तो CLNDA और CSC में मुख्य अंतर क्या है? पहला मुख्य अंतर है अपील के अधिकार को लेकर। दोनों कानून ये कहते हैं कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो प्राथमिक जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी। भारत में इसकी सीमा 1500 करोड़ रुपए है, लेकिन ऑपरेटर कुछ स्थितियों में सप्लायर यानी जिसने उपकरण या सेवाएं दी हैं उससे हर्जाना वसूल सकता है। हाँ, तो इसमें क्या अलग है? CSC कहता है कि ऑपरेटर सप्लायर से हर्जाना तभी वसूल सकता है जब या तो उनके बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर सप्लायर ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम किया हो। लेकिन हमारा CLNDA एक्ट अपनी धारा 17B में एक तीसरी शर्त जोड़ देता है। तीसरी शर्त वो क्या है? धारा 17B कहती है कि ऑपरेटर सप्लायर से हर्जाना तब भी वसूल सकता है अगर दुर्घटना का कारण सप्लायर द्वारा सप्लाई किए गए दोषपूर्ण उपकरण या घटिया सेवाएं हों, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ना लिखा हो। ओहो, मतलब अगर सामान खराब निकला तो सप्लायर जिम्मेदार होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। हाँ, ये धारा 17B बहुत विवादास्पद है। दूसरा बड़ा अंतर धारा 46 सेक्शन 46 में है। सेक्शन 46? हाँ, CLND कहता है कि देनदारी के सारे दावे ऑपरेटर के जरिए ही चैनल किए जाएंगे, लेकिन CLND की धारा 46 ये इजाजत देती है कि पीड़ित पक्ष CLND के अलावा दूसरे कानूनों के तहत भी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि सामान्य टॉर्ट लॉ के तहत। तो इससे क्या होता है? इससे सप्लायर के लिए देनदारी असीमित हो जाती है, क्योंकि CLND में तो 1500 करोड़ की सीमा है, लेकिन टॉर्ट लॉ में कोई ऐसी सीमा नहीं होती, तो सप्लायर को पता ही नहीं कि उस पर कितना बड़ा दावा आ सकता है। 46 इनकी वजह से सप्लायर्स को बहुत अनिश्चितता और जोखिम महसूस होता है। एग्जैक्टली। चाहे वो विदेशी सप्लायर हो या घरेलू, कोई भी इतने बड़े और अनिश्चित जोखिम के साथ काम नहीं करना चाहेगा। इसीलिए वो भारत में परमाणु रिएक्टर सप्लाई करने से हिचक रहे हैं। और इसका असर हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी हो रही है, 1 दशक से ज्यादा हो गया। कुंडनकुलम वाला प्रोजेक्ट जो रूस की मदद से बना, वो CLNDA कानून आने से पहले का समझौता था, इसलिए वो बन गया। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। ये हमारे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए एक बड़ी बाधा है। तो इसका समाधान क्या है? सुझाव दिए जा रहे हैं कि CLNDA को CSC के ज्यादा अनुरूप बनाया जाए, धारा 17B और 46 को संशोधित किया जाए, परमाणु क्षति न्यूक्लियर डैमेज को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और सप्लायर्स के लिए कोई साझा जोखिम बीमा पूल, शेयर्ड रिस्क इंश्योरेंस पूल बनाने पर भी विचार हो सकता है। ये तो जरूरी लग रहा है अगर हमें अपनी परमाणु क्षमता बढ़ानी है। चलिए अब आखिरी खंड पर आते हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। हाँ, आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट भी हैं। अच्छा, आज ही है ये दिन? जी, और इसी संदर्भ में पर्यावरण मंत्रालय MOEFCC ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस साल की थीम है रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। भारत के लिए ये मुद्दा कितना गंभीर है, मरुस्थलीकरण और भूमि का निम्नीकरण? ये बहुत गंभीर चुनौती है। अनुमान है कि भारत की लगभग 30% भूमि निम्नीकृत है, यानी उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। हम मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। और हमने कुछ लक्ष्य भी तय किए हैं इस दिशा में। हाँ, भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मतलब जितनी भूमि खराब हो रही है, कम से कम उतनी भूमि को हम सुधारेंगे या बहाल करेंगे।
LDN 2030 तक। और एक बॉन्ड चैलेंज भी है शायद। हाँ, बॉन्ड चैलेंज के तहत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल रिस्टोर करने का संकल्प लिया है। 26 मिलियन हेक्टेयर, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ प्रमुख नीतियां या कार्यक्रम? कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY का प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कंपोनेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है। और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया भी है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का हिस्सा है। काफी सारी योजनाएं हैं। तो आज की कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भूमि बहाली के जो नए और सफल मॉडल्स हैं उन्हें साझा किया जाए, LDN लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए और सूखे से निपटने की तैयारी और टिकाऊ भूमि उपयोग, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाए। अच्छा, अब JS पेपर 1 से जुड़े कुछ बिंदु देख लेते हैं, भूगोल और समाज से संबंधित। हाँ, भूगोल में एक जगह खबरों में थी, शिप्की ला दर्रा। चिपकिला ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, भारत-चीन सीमा पर। ये एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है। सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सामरिक महत्व है? हाँ, व्यापार के लिए भी और सैन्य रसद के लिए भी ये काफी रणनीतिक महत्व रखता है। और समाज वाले हिस्से में हम फिर से जाति जनगणना के मुद्दे पर आ सकते हैं, क्योंकि इसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति या आरक्षण तक सीमित नहीं है। ये भारतीय समाज की संरचना, हमारी विविधता की समझ, इन सब को प्रभावित कर सकता है। हाँ, GS पेपर 1 में जो भारतीय समाज और विविधता वाला टॉपिक है, उससे ये सीधे जुड़ता है। जी, एक तरफ ये हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण का जरिया बन सकता है। उन्हें टारगेटेड कल्याणकारी योजनाएं मिल सकती हैं, सकारात्मक कार्रवाई का आधार मजबूत हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जातिगत चेतना को और तीव्र करके समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव का कारण भी बन सकता है। तो ये देखना होगा कि समाज इस डेटा को कैसे लेता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बिल्कुल, ये भारत में विविधता के मायने को भी शायद बदल दे। तो कुल मिलाकर आज की ये पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। वैश्विक राजनीति, घरेलू नीतियां, अर्थव्यवस्था, तकनीक, पर्यावरण, समाज, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, और भारत इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया जैसे बाहरी संकट हैं, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना जैसे बड़े आंतरिक सुधार हैं। आर्थिक स्थिरता भी बाहरी भू राजनीतिक झटकों के सामने कितनी नाजुक है, ये भी साफ दिख रहा है। और तकनीक का वो दोहरा चरित्र, एक तरफ शासन का उपकरण बनने की क्षमता, तो दूसरी तरफ अस्तित्व के लिए खतरा बनने की आशंका। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच सही संतुलन खोजना कितना जरूरी है। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी? आने वाले समय में क्या अहम हो सकता है? मेरे ख्याल से कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पहला, इजराइल-ईरान संघर्ष का कूटनीतिक हल कैसे निकलता है और उसका हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। दूसरा, FATF की अगली बैठक में पाकिस्तान की स्थिति पर क्या फैसला होता है। हाँ, वो अहम होगा। तीसरा, जाति जनगणना को लेकर जो सार्वजनिक और राजनीतिक बहस तेज होगी, वो किस दिशा में जाती है। चौथा, क्या सरकार परमाणु दायित्व कानून के उन विवादास्पद प्रावधानों पर कोई विधायी या न्यायिक कदम उठाती है। और पांचवा, मॉनसून कैसा रहता है, क्योंकि उसका असर खाद्य महंगाई और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि श्रोताओं के मन में ये बैठ जाए। जी। सबसे पहले, इजराइल-ईरान संघर्ष ये अब सीधे टकराव में बदल गया है। इससे भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक दुविधा खड़ी हो गई है। भारत ने SCO के निंदा प्रस्ताव से खुद को अलग रखा है और इस संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा खतरा है। मैं दोहराती हूँ, इजराइल-ईरान संघर्ष। दूसरा, FATF और पाकिस्तान। हालिया आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने पर जोर दे रहा है। हमने समझा कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है और भारत के तर्क क्या हैं। मैं दोहराता हूं, FATF ग्रे लिस्ट। तीसरा, 2027 की जनगणना।
ये पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें पहली बार व्यापक जाति आधारित गणना शामिल होगी। इससे सामाजिक न्याय और आरक्षण पर बहस तेज होने की संभावना है। इसमें इंटरनेट उपयोग और जलवायु प्रेरित प्रवासन जैसे नए संकेतक भी होंगे। मैं दोहराती हूँ, 2027 जनगणना, जाति गणना। चौथा, न्यायिक सुधार। हमने देखा कि अदालतों में देरी का कारण सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि न्यायपालिका के अंदर शासन की कमी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। खासकर जिला जजों पर हाईकोर्ट का अपारदर्शी नियंत्रण और प्रदर्शन मूल्यांकन का दोषपूर्ण तरीका। मैं दोहराता हूं, न्यायिक देरी, शासन की कमी। पांचवा, अर्थव्यवस्था। मई में व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन हुआ, लेकिन निर्यात भी घटा है। सेवा क्षेत्र मजबूत है। थोक महंगाई दर WPI 14 महीने के निचले स्तर 0.39% पर आ गई है, जो राहत की बात है, लेकिन मध्य पूर्व के तनाव से आर्थिक स्थिरता को खतरा बना हुआ है। मैं दोहराती हूँ, व्यापार घाटा 21.88 बिलियन, WPI 0.39%। छठा, AI के खतरे। AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने गंभीर चेतावनी दी है, नौकरियों के जाने, AI के दुरुपयोग और यहां तक कि मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा, 10-20% जोखिम। नैतिक और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। मैं दोहराता हूं, जेफरी हिंटन, AI खतरा। सातवां, भारत का परमाणु दायित्व कानून CLNDA 2010। इसके कुछ अस्पष्ट प्रावधान, खासकर धारा 17B और धारा 46, भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम में बाधा बन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रुका हुआ है। मैं दोहराती हूँ, CLNDA धारा 17B, धारा 46। आठवां, मरुस्थलीकरण। भारत अपनी लगभग 30% भूमि के निम्नीकरण की चुनौती से जूझ रहा है। हमने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता LDN हासिल करने और बॉन्ड चैलेंज के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल करने का लक्ष्य रखा है। मैं दोहराता हूं, LDN 2030, बॉन्ड चैलेंज 26 मिलियन हेक्टेयर। और आखिर में शासन और भूगोल से जुड़े मुद्दे, राज्यपाल की भूमिका पर जारी बहस और शिपकी ला दर्रे का सामरिक महत्व। मैं दोहराती हूँ, शिपकी ला। ये सारे मुद्दे बहुत जटिल हैं और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनको समझना ना केवल UPSC मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए हम इतनी गहराई से इन पर बात करते हैं। अगर किसी श्रोता को कोई पॉइंट पूरी तरह स्पष्ट न हुआ हो, तो मेरा सुझाव है कि वे इस चर्चा को दोबारा सुने, शायद थोड़ी धीमी गति पर। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या इन मुद्दों में रुचि रखते हैं। जी, और आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आगे भी ऐसे ही विस्तृत और गहन विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।